ये कहानी है एक ऐसे अदृश्य युद्ध की जो भारत के सबसे बड़े नकली नोटों के रैकेट के खिलाफ लड़ा गया। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 14 अगस्त 2016 की रात में। जगह है मालदा, पश्चिम बंगाल। नेशनल हाईवे 12 पे बिल्कुल घना अंधेरा है। तभी एक ट्रक को रोका जाता है। ट्रक का ड्राइवर काफी घबराया हुआ सा लग रहा है और बार बार पीछे देख रहा है। वजह यह है कि उसके ट्रक में जो सब्जियों की बोरियां लदी हैं, उनके नीचे कुछ और ही छिपा है। जी हाँ, सब्जियों की बोरियों के नीचे से निकलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए के नकली नोट। सोचिए जरा, एक ही ट्रक से 5 करोड़। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। लेकिन ये गिरफ्तारी तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसीज को यह समझ आने लगा कि ये तो एक बहुत बड़े, बहुत ही गहरे जाल की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। एक ऐसा जाल जो ना जाने कितने सालों से भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे था कौन और उनका मकसद क्या था? इसका जवाब हमें एक नए तरह के युद्ध की तरफ ले जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार, बम या बंदूकें नहीं, बल्कि कागज के टुकड़े थे। इसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म, यानी आर्थिक आतंकवाद। मकसद एकदम साफ था। भारत में इतनी बड़ी तादाद में नकली नोटों को फैला दो कि महंगाई बेकाबू हो जाए, बाजारों से लोगों का भरोसा उठ गया और आखिरकार देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाए। खुफिया रिपोर्टों की माने तो ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बहुत सोची समझी चाल थी। इन नोटों को ऑफिशियली FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स का नाम दिया गया है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई साधारण नकली नोट नहीं थे। इनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि ये देखने में लगभग असली लगते थे। जरा यहाँ देखिए, इन नोटों का कागज बिल्कुल असली नोटों की तरह कॉटन लिनन वाला। वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड की नकल इतनी परफेक्ट थी कि आम लोग तो छोड़िए, कई बार तो बैंक के कर्मचारी तक धोखा खा जाते थे। अब आप ही सोचिए, ऐसे नोटों को पकड़ना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो सवाल ये है कि इतने परफेक्ट नोट बनते कैसे थे और भारत तक पहुंचते कैसे थे? चलिए अब समझते हैं उस जटिल इंटरनेशनल मशीनरी को जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रही थी। देखिए, ये पूरा नेटवर्क 3 स्टेज में काम करता था। पहला स्टेज था छपाई, जो पाकिस्तान के पेशावर और कराची में लगी हाई-टेक प्रिंटिंग प्रेस में होती थी। दूसरा स्टेज था स्मगलिंग, जिसके लिए बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर का इस्तेमाल होता था। और तीसरा और आखिरी स्टेज था इन नोटों को भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैलाना। स्मगलिंग के लिए इन्होंने 3 मेन रास्ते बना रखे थे। पहला और सबसे एक्टिव रास्ता था बांग्लादेश बॉर्डर, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका। दूसरा था नेपाल का खुला बॉर्डर, जिसका इस्तेमाल यूपी और बिहार में सप्लाई भेजने के लिए होता था। और तीसरा समुद्री रास्ता था, जिससे कभी-कभी गुजरात और महाराष्ट्र में भी खेप पहुंचाई जाती थी। इस नेटवर्क को तोड़ना लगभग नामुमकिन जैसा था, क्योंकि ये एक सेल बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम करता था। इसे आप एक चेन की तरह समझिए, जहां हर कड़ी सिर्फ अपनी अगली कड़ी को जानती है। इससे होता यह था कि अगर एक कड़ी पकड़ में आ भी गई तो भी पूरी की पूरी चेन सुरक्षित रहती थी, और इसी वजह से इसके सरगना हमेशा बचे रहते थे। अब इतने बड़े और जटिल जाल को तोड़ने का मुश्किल काम भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंपा गया। और बस यहीं से शुरू हुआ इस अदृश्य दुश्मन का पीछा। NIA के लिए ये एक लंबा खेल था, जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत थी। देखिए, 2013 में उन्हें पहली खुफिया जानकारी मिली। फिर 2015 में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सुराग हाथ लगा। इसके बाद 2016 में हुई नोटबंदी ने अनजाने में ही सही उनकी बहुत मदद की। और आखिरकार दिसंबर 2016 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। तो 2015 में हुआ ये कि बिहार के दरभंगा में एक दुकानदार को एक नोट का टेक्सचर थोड़ा सा अलग महसूस हुआ। जब वो नोट NIA के पास पहुंचा तो उसके सीरियल नंबर ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा दिया। ऐसा ही सीरियल नंबर पैटर्न देश के अलग-अलग कोनों से मिले नकली नोटों पर भी था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सारे नोट एक ही सोर्स से आ रहे थे। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। कैसे सरकार के एक आर्थिक फैसले ने इस पूरे टेरर नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी और NIA के लिए ऑपरेशन का रास्ता एकदम साफ कर दिया। 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया, तो इस पूरे नेटवर्क में मानो भूचाल आ गया। उनके करोड़ों रुपए के नकली नोट एक ही रात में रद्दी के ढेर बन गए।
अब जाहिर है इस बौखलाहट में नेटवर्क के लोगों ने गलतियां करनी शुरू कर दी और उनकी यही गलतियां एनआईए के लिए सुराग बनती चली गईं। इन्हीं सुरागों की कड़ियों को जोड़ते हुए एनआईए उस मास्टरमाइंड तक जा पहुंची जो भारत में ये पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसका नाम था अब्दुल रहमान। वो एक बांग्लादेशी नागरिक था और दिल्ली में एक मामूली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन की नकली पहचान के साथ रह रहा था। और फिर आया दिसंबर 2016। एनआईए ने लॉन्च किया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। सिर्फ एक रात में दिल्ली, कोलकाता, मालदा, लखनऊ 14 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ रेड मारी गई और इस जबरदस्त ऑपरेशन में अब्दुल रहमान समेत नेटवर्क के 23 बड़े खिलाड़ी दबोच लिए गए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप बेशक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर क्या इससे यह अदृश्य युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो गया? चलिए अब देखते हैं कि इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला और आज की तारीख में हालात क्या हैं। एनआईए ने अंदाजा लगाया कि इस नेटवर्क ने पिछले 5 सालों में भारत में करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट फैलाए थे। 70 करोड़, ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन ये 70 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन अनगिनत आम लोगों की मेहनत की कमाई थी जिन्हें धोखा मिला। ये उस किसान की फसल का पैसा था, उस दुकानदार का दिन भर का मुनाफा था और उस बुजुर्ग की पेंशन थी जो इन नकली नोटों की वजह से लुट गए। यही तो आर्थिक आतंकवाद का असली घिनौना चेहरा है। इस केस में अदालत ने भी बहुत सख्त फैसला सुनाया। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान पर यूएपीए लगाया गया, जो कि एक एंटी टेरर कानून है, और उसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा मिली। इसे सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर हमला माना गया। उसके बाकी 22 साथियों को भी 5 से 10 साल तक की जेल हुई। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप ने एक बहुत बड़े नेटवर्क को तो जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब्दुल रहमान की जगह नए लोग आ गए हैं, स्मगलिंग के नए नए रास्ते और नई तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो एक आखिरी सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, क्या ये अदृश्य युद्ध आखिरकार खत्म हो रहा है या ये सिर्फ अपना रूप बदल रहा है और भविष्य में किसी नए और शायद ज्यादा खतरनाक अंदाज में हमारे सामने आएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।